बिहार शिक्षक संपूर्ण विश्लेषण के बाद यानी सिलेबस आउट होने के बाद अब हम लोग के पास जो भी वक्त है उस वक्त को हम सीधा सीधा उसके सिलेबस के स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे और हमारी रणनीति बहुत बेहतरीन होगी। हमने लिखा है, पीछे देख रहे होंगे, बिहार शिक्षक नियुक्ति 2023। हम एक एक करके संपूर्ण पहले विषयों पर विश्लेषण कर देंगे। इस चैप्टर का नाम है संपूर्ण विश्लेषण प्राचीन भारतीय इतिहास। चूंकि 1 to 5 में आपका 150 क्वेश्चन में प्राचीन भारतीय इतिहास से आपका सवाल होगा, यानी इंडियन हिस्ट्री में कला संस्कृति को टैग करते हुए प्राचीन भारतीय इतिहास से आपका क्वेश्चन होगा। देखिए, कला संस्कृति से भी आपका सवाल होगा और प्राचीन भारतीय इतिहास के एपिसोड से भी आपका सवाल होगा। देखिए क्या है ना कि आपको कोई भी चीज को एक अप्रोच करना है और जो परीक्षा बहुत क्लोज होने वाला है उस परीक्षा की पद्धति को पहले समझना होगा कि हमें तैयारी का डायरेक्शन कैसा होगा, हम कैसे तैयारी करेंगे। हड़बड़ाना नहीं है, चीजों को पहले समझिएगा। तो इसके विश्लेषण के लिए हमने एक अप्रोच किया है, इस अप्रोच को आप समझिएगा। सबसे पहले हम आते हैं ऐतिहासिक स्रोत पर, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसोर्सेस। किसी भी चीज के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले ना एक ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानना पड़ेगा। आप सुने होंगे कि मृदभांड की संस्कृति यानी वेयर कल्चर जिसको बोलते हैं, तो पॉट वेयर का एक कल्चर हम लोग के यहाँ चला था। तो पॉट वेयर का एक कल्चर चला था, उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, भाई इस कल्चर का क्या सिस्टम है और कैसे चला था। थोड़ा सा समझिएगा तो काम शायद आपका बेहतर हो जाएगा। बोलता है पॉट वेयर कल्चर में जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है वैसे वैसे मृदभांड की संस्कृति की भी विशेषता को हम लोग देख पाते हैं। एक एक करके बात करेंगे और हम बहुत आराम से बात करेंगे। चीजों को समझिएगा, तब फिर हो सकता है कि आप जब एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो भी आप बुक का रिसोर्स ले रहे हैं, जिन चीजों से आप पढ़ने का स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो चीज आपको बहुत बेहतर लगेगा। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो ऐतिहासिक स्रोत में पहले एक बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता पर, हम बाद में बात करते हैं, पहले मृदभांड की संस्कृति बात करते हैं। आप सुनते होंगे कि कहीं कहीं सवाल पूछता है कि भाई वैदिक काल में कैसा मृदभांड था। तो वैदिक काल में जो था वो था कंप्लीट गेरुवर्णी। अब यहां पर समझिएगा कि गेरुवर्णी मृदभांड क्या है, गेरुवर्णी मृदभांड का कंसेप्ट क्या आता है। यानी गेरुवर्णी मृदभांड से हम वैदिक काल के बारे में पता कर पा रहे हैं। इसके बाद सुना होगा कि आपने गेरुवर्णी के अलावे उसमें भी वैदिक काल को भी अब दो भाग में हम लोग बांटते हैं, एक उत्तर वैदिक काल, एक ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में गेरुवर्णी क्या है, और उसके बाद यानी हम लोग अगर क्रम देखना चाहेंगे तो हम क्रम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, हड़प्पा से कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा से अगर हम लोग क्रम शुरू करते हैं तो वो पोजीशन हम लोग का क्या बनता है। सपोज दैट इस चीज को आप समझिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अप्रोच आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। आराम से समझिएगा, आराम से चीजों को समझिएगा तो शायद आप चीजों को बहुत अच्छी तरह से अप्रोच कर पाएंगे। अब देखिए क्या है माजरा। हमने कहा कि संस्कृति कैसी है, मृदभांडों की। तो मृदभांड की संस्कृति को हम लोग अगर बांटते हैं तो सबसे पहले आप हड़प्पा काल को लीजिएगा। हड़प्पा काल को लेने से ही नहीं, आप समझिएगा, हड़प्पा काल को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित बोलते हैं। यानी इसके लिए सबसे पहले आपको समझना क्या पड़ेगा कि हड़प्पा से पहले भी तो कुछ काल थे, यानी पूर्व हड़प्पा कह सकते हैं, और हड़प्पा के बाद भी था जिसको हम लोग उत्तर हड़प्पा बोल सकते हैं। कुछ ऐसा स्थल रहा था, कभी कभी सवाल पूछेगा, जो तीनों में टैग करा था। यानी पूर्व हड़प्पा काल में भी वो स्थल के बारे में विवरण दिया गया है, हड़प्पा काल में भी उस स्थल के बारे में विवरण दिया गया, उत्तर हड़प्पा काल में भी उन बातों का विवरण दिया गया है। चीजों को बढ़िया से समझिएगा तो काम सही हो जाएगा। देखिए जैसे ये संस्कृति आपके सामने आती है, हम गेरुवर्णी मृदभांड पर बात करेंगे, चित्रित धूसर पर बात करेंगे, लाल काला जो है वो उस पर करेंगे, पॉलिश वाले मृदभांड पर बात करेंगे, उस सब पर हम लोग काम करेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले संस्कृति को हम लोग समझ लें। और मेरे ख्याल से प्राचीन भारतीय इतिहास थोड़ा सा नॉन इंटरेस्टिंग जोन है। आप सिर्फ क्वेश्चन पे हिट करके वहां क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा असक्षम हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कंसेप्ट जब तक आपका नहीं होगा तब तक आप बेहतर तरीके से अपने आप को अप्रोच नहीं कर पाइएगा। कंसेप्ट तो हर हाल में करना पड़ेगा, तब फिर डिस्कशन और बाद में ऑब्जेक्टिव। और देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, जब आपका कंसेप्ट ही ठीक कर देंगे तो रैपिड एक्शन में आपसे सवाल पूछते जाएंगे, आप जवाब देते जाएंगे विदाउट एनी ऑप्शन। तब ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आराम से पहले समझिएगा। हड़प्पा काल में पूर्व हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल, यानी इसमें मृदभांड का कंसेप्ट, इसको ऐतिहासिक स्रोत से टैगलाइन करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका अप्रोच शायद बहुत बेहतरीन हो जाएगा। देखिए जैसे हम लोग के पास हड़प्पा काल आता है ना, वैसे हम लोग के पास एक आता है, इस काल का इतिहास है आद्य ऐतिहासिक काल।
अब इसको भी जानना जरूरी है कि भाई आदि ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं, इस चीज को जानिएगा। आदि ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं, तो बोलता है जिसमें एविडेंस और प्लस दोनों स्क्रिप्ट दोनों मिला हो, यानी साक्ष्य भी मिला हो और स्क्रिप्ट भी मिला हो। लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि जब आप स्क्रिप्ट को पढ़ ही नहीं पाए, जब उस लिपि को आप नहीं पढ़ पाए, क्योंकि लिपि का पढ़ने का प्रारूप शुरू हुआ 1837 में, जब जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। शिलालेखों के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी बोलते हैं। अशोक के शिलालेख पर हम लोग भी बात करेंगे। शिलालेखों में बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, जैसे 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट था और कहा भी जाता है कि कलिंग की राजधानी थी तौसली, उसमें 4 भागों में बटा हुआ था। यानी जो प्राची प्रदेश था पाटलिपुत्रा वो था, कलिंग की राजधानी तौसली थी, उत्तरापथ था, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी था, उत्तरापथ का तक्षशिला था। तो ये सब सिस्टम में ये यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चारों सेक्शन में बटा हुआ था। तो बोलते हैं एविडेंस प्लस स्क्रिप्ट को तो पहली बार 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। और आदि ऐतिहासिक काल यानी हड़प्पा काल का जितना भी लिपि मिला वो सब का सब था पिक्टोग्राफी, चित्र के रूप में था। जैसे चाइनीज आप कैसे देखते हैं, जो जैसे हम लोग का कैसे है देवनागरी है कि नहीं, हमारा जो है हिंदी हम लिखते हैं देवनागरी में, अंग्रेजी रोमन में, उसी तरह जो लिपियां थी हड़प्पा काल की वो पिक्टोग्राफी था और लोग उसको पढ़ने का कोशिश किए। जैसे कनिंघम भी इस पर अप्रोच किए थे, बहुत अच्छा है, पर जॉन मार्शल का भी इस पर अप्रोच चला था, लेकिन कोई आदमी एक अप्रोप्रिएट पर्टिकुलेट पोजीशन पर नहीं पहुंच पाए जो इसके स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाए। आराम से सुनिएगा तो शायद आपको लगता है कि एक लोकेशन आपका क्लियर हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के टेस्ट को समझिए। जब किसी सब्जेक्ट के स्वाद को आप चख लेते हैं ना, तो आपका उस सब्जेक्ट के प्रति जो कार्य करने का पद्धति होता है वो बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। हम ऑब्जेक्टिव खेलने नहीं आए। हाँ इसका बताइए, ये सही है, ये सही, वो सही, ये इतना ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और पता चला उसी में से क्वेश्चन आया तो लगातार आप 200 क्वेश्चन रटे, उसमें से कोई एक क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि देखिए जीएस में टेल लाइन को घुमाने का चांसेस बनता है, अगर वो कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो समझिएगा कि हड़प्पा के काल के पूर्व भी हड़प्पा काल था, हड़प्पा के बाद उत्तर हड़प्पा काल था, और इस काल को आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं। आदि ऐतिहासिक वैसा काल जिस काल में हमें एविडेंस मिला, स्क्रिप्ट मिला। यानी हम कह सकते हैं इतिहास को जो हम लोग बांटते हैं प्री, प्रोटो और हिस्ट्री। तो बोलता है प्री कौन है भाई, जिस काल में सिर्फ एविडेंस मिला, मतलब सिर्फ एविडेंस पर बात करेंगे, साक्ष्यों के आधार पर बोलेंगे और हमेशा उड़ का यूज करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा होता होगा। लेकिन प्रोटो में एविडेंस भी मिला, स्क्रिप्ट में, लेकिन पढ़ ही नहीं पाए, तो फिर टोटली डिपेंड किस पर हो गया, एविडेंस पर, साक्ष्य पर। और हिस्ट्री वो जो आपके पास कंप्लीट ऐतिहासिक स्रोत है। अब आपसे पूछेगा कि ऐतिहासिक स्रोत क्या है, तो देखिए अगर आप वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा ना कि वैदिक काल में 4 वेदों के बारे में वर्णन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का वर्णन है, ऋग्वेद में 10 मंडलों का वर्णन है। उस ऋग्वेद में ही आपको मिलेगा गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। उस 10 मंडल के अलग अलग रचनाकार हैं, उनमें से कोई अर्वाचीन मंडल है, कोई वंश मंडल है, एक ही वंश मंडल, जैसे 2 से 7 लेके वंश मंडल है, 1 नंबर और 10 नंबर अर्वाचीन मंडल है। अर्वाचीन मंडल का मतलब होता है कि एकदम नया, जस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं प्राचीन का जस्ट रिवर्स हो गया अर्वाचीन, जिसको एंटोनिम आप अंग्रेजी में बोलते हैं। उसी तरह अगर हम लोग वैदिक काल में जब जाते हैं तो वैदिक काल में हम वेदों के अलावा उपवेद पर बात करते हैं, जैसे आयुर्वेद पर बात करते हैं, जैसे धनुर्वेद पर बात करते हैं, ये सब उसके पुरोहित के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीजों पर बात करते हैं, जैसे इससे संबंधित और भी चीजें हम लोग कह सकते हैं। जैसे क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग को और भी चीजों को दिखाना होगा इससे संबंधित, तो हम और अप्रोच को क्लेरिफाई कर सकते हैं। जैसे समझिएगा, थोड़ा सा संस्कृति को समझिएगा। अगर वैदिक को समझ रहे हैं तो हम लोग वेद की बात करते हैं, हम लोग वेदांत की बात करते हैं, हम लोग उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद का मतलब होता है, उपनिषद सीधा सीधा रखिएगा कि जो आपका वेदांत है, वेदांत मतलब जहां वेद अंत होता है, उनमें से कुछ उपनिषद जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका सवाल पूछता है। पहले तो वेदों की संख्या आपका 4 हो गए। वेदत्रयी में सिर्फ अथर्ववेद नहीं है, याद रखिएगा। अथर्ववेद जो है वो वेदत्रयी में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद जो है उसमें इस वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। और खासकर अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में उसके बारे में ज्यादा विश्लेषण किया गया। इसके जो पुरोहित हैं उन्हें ब्रह्मा कहा गया है। इस तरह का सवाल, एकदम प्रॉम्प्ट सवाल आपसे, सिर्फ हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन हाँ
जितना भी चैप्टर उसको टच कर रहे हैं, और इस पूरे वीडियो को आप मिलाइएगा जब आपका बीपीएससी टीचर का एग्जाम होगा तो निश्चित तौर पर से जो प्रॉम्प्ट सवाल है वो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। और हमने पहले भी कहा था कि सवाल बहुत डेप्थ में नहीं बल्कि उसका जो है ना आपको एक अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। अथर्ववेद में ब्रह्मा जी का है, और प्लस इसके उपवेद के रूप में शिल्प वेद का वर्णन है, जिसको हम शिल्प मतलब आर्किटेक्ट के बारे में। तो इसके अंतर्गत ऋग्वेद आ गया, सामवेद आ गया, इसके बाद यजुर्वेद आ गया, ये सब आपका वर्णन है। और वेदांगों की संख्या 6 है, जैसे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ये सब। अब व्याकरण से संबंधित बात आएगा तो एक नाम आपके सामने आएगा, बड़ा फेमस है, अष्टाध्यायी, नाम सुना होगा। अष्टाध्यायी जिसके रचयिता है पाणिनि, इसका एक सवाल पूछा जाता है। तो बहुत सारे बातों का विश्लेषण है वो वेदांग के, यानी वेदांग जो है वेद को पढ़ने में मदद करता है। जिनको वेदांग की जानकारी है वो वेद को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। और जहां पे वेद खत्म होता है वो उपनिषद है। कहीं कहीं लिखा रहेगा कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना उपनिषद है, और उपनिषदों की संख्या 108 है, 108। लेकिन जरूरी नहीं कि सब उपनिषद को आप जानिए। अब जरूरी इस बात का है कि भाई आप किसको अप्रोच करते हैं। तो जैसे उपनिषद की बात करें तो कुछ उपनिषद आपको जानना ही पड़ेगा। जैसे सवाल पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा बृहदारण्यकोपनिषद, सबसे छोटा मांडुक्योपनिषद, आश्रम व्यवस्था का वर्णन छंदोग्योपनिषद, चारों आश्रमों का वर्णन जबालोपनिषद। हो सकता है राइट डाउन भी कीजिए, पीछे पॉज करके आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों का वर्णन तैत्तरीयोपनिषद, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद मेरे ख्याल से, और एक और है यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद। इतना ही सवाल पूछता है। अब 108 का 100 केन उपनिषद, एन उपनिषद, वैन उपनिषद, उतना चक्कर में नहीं पड़िएगा। ये 6-7 अब फिर से एक बार बोल रहे हैं। सबसे बड़ा बृहदारण्यकोपनिषद, सबसे छोटा मांडुक्योपनिषद, बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों का वर्णन तैत्तरीयोपनिषद। सवाल पर ध्यान देखिएगा। पहली बार आश्रम व्यवस्था का वर्णन छांदोग्योपनिषद, चारों आश्रमों का वर्णन जबालोपनिषद। तो इस तरह की चीजों को समझिएगा और मेरे ख्याल से आप काम कर लीजिएगा। हम बस अप्रोच कर रहे हैं। और हम क्या करेंगे कि एंसेंट इंडिया का पहले आपको 4 एपिसोड पढ़ने का तरीका बताएंगे। 4 एपिसोड में आपको पढ़ने का तरीका क्लियर हो जाएगा, और जब वो तरीका क्लियर हो जाएगा तो फिर आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब चलिए, जब यहां तक हम लोग अप्रोच कर ही लिए हैं तो इस पर और हम लोग थोड़ा काम कर लें। देखिए काम क्या है, उसी तरह हर काल के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे समझिएगा बात को कि सपोज दैट कि आप वैदिक काल को टारगेट किए हैं, तो वैदिक काल को आप जानते हैं भाई कि 2 काल में बटा हुआ है। एक तो हो गया ऋग्वैदिक और एक हो गया उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल अलग है, उत्तर वैदिक अलग काल है। अब इसके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी दशाओं का वर्णन करना है, वो सब तो पाठ का पाठ है। ये वैदिक काल के बाद अब जैसे बढ़ते हैं तो 6ठी शताब्दी आपका शुरू हो जाता है, और 6ठी शताब्दी में आपके पास जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जैन और बौद्ध। अब जैन और बौद्ध में की तरफ जाइएगा ना, तो सबसे पहले बौद्ध के बारे में आपको बता दें तो आपको जानना पड़ेगा भाई इसमें त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैन पढ़िएगा तो जैन का जो हम लोग को स्रोत मिला है वो त्रिपिटकों से मिला है, और त्रिपिटकों में सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम सुना होगा सुत्त पिटक। कौन सा? सुत्त पिटक। थोड़ा मोटा लिखा है, थोड़ा पतला कर लेते हैं। सुत्त पिटक नाम सुना होगा। अभिधम पिटक, देखिए थोड़ा नाम टेढ़ा लग सकता है लेकिन जानना होगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। और अभिधम पिटक के बारे में तो आपको बता दें कि जिस समय अशोक राजा थे और उस अशोक के समय में ही एक बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था 251 ईसा पूर्व में, जब अध्यक्ष के तौर पर थे मोगलीपुत्र तीस। तो उस मोगलीपुत्र तीस के समय में ही अभिधम पिटक का संकलन हुआ था, और यह संस्कृत भाषा में हुआ था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात सुत्त पिटक का, तो सुत्त पिटक को 5 निकायों में बांटा गया है। निकाय भी है, यानी सुत्त पिटक जो कि ये विश्वकोश कहलाता है, इंसाइक्लोपीडिया, यानी बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहता है। मतलब अगर बौद्ध धर्म की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो सुत्त पिटक पर आपको बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। अब ये सुत्त पिटक में जो निकाय है उसमें से कौन कौन निकाय इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ऐसे तो बहुत है, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, बहुत सारा है। लेकिन आपको उन निकायों पर ज्यादा ध्यान रखना है जो एग्जाम में एकदम कोरिलेट करके सवाल पूछे। जैसे अंगुत्तर निकाय, 16 महाजनपद की जानकारी दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे खुद्दक निकाय, बुद्ध के जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। जातक कथाओं मतलब उनके पूर्व जन्मों के बारे में विश्लेषण किया गया खुद्दक निकाय में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह जो निकाय इंपॉर्टेंट है उस निकाय के बारे में आप बात करिएगा तो त्रिपिटक से संबंधित बातों का हो गया।
उसी तरह अगर आप जैन पर काम करते हैं तो आपको जानना पड़ेगा आगम किसको बोलते हैं, इसी में आपका जो है छंद क्या है, प्रकीर्ण किसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपको जानना है। प्रकीर्ण कितना होता है, छंद कितना होता है, आगम क्या है, साहित्य में आगम का क्या मतलब होता है, त्रिरत्न की व्यवस्था कैसी। तो तमाम चीजों को ना आपको ऐतिहासिक स्रोत से उस चैप्टर का दरवाजा खटखटाना है, और ऐतिहासिक स्रोत से अगर चैप्टर का दरवाजा खटखटाना शुरू किए तो हमको लगता है कि आपको पढ़ने का बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो हम एक ओवरऑल एक कंसेप्ट मेरे मन में चल रहा है कि अगर हम लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास की बेहतरीन जानकारी अगर अप्रोच करना है, इकट्ठा करना है, एक बेहतर मुकाम तक पहुंचना है, तो हम लोग को किसी चीज को देखते ना हो, बल्कि हम लोग सीधा सीधा ऐतिहासिक स्रोत पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे, और शायद यह ऐतिहासिक स्रोत हमको अपने मुकाम तक पहुंचा देगा। हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक स्रोत इतिहास की पढ़ने की वो कला है जिससे आप किसी चैप्टर के दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। अब दस्तक क्या है बताइएगा। जैसे मान लीजिए कि आप हड़प्पा पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आपको नगर निर्माण योजना को समझना होगा, उसकी व्यवस्था को समझना होगा, अर्बनाइजेशन को समझना होगा, अर्बनाइजेशन का मैथोडोलॉजी वहां पर क्या था, अन्य संस्कृति के साथ उसका घालमेल कैसा था, उसकी सॉल्बिलिटी कैसे दिख रही थी, बहुत सारी चीजों को। तो हड़प्पा तो चलिए एविडेंस पर है, एविडेंस के आधार पर हम लोग सिर्फ रटने का काम करेंगे, भाई कालीबंगा कहां था, लोथल कहां था, धौलावीरा कहां था, रंगपुर कहां था, चावल के साक्ष्य कहां से मिले, हल से जो जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहां से मिला, झुकड़ झांगड़ संस्कृति कहां से मिली, मनका बनाने का कारखाना कहां से मिला, सूती कपड़े का अवशेष कहां से मिला। तो वो चूंकि एक एविडेंसेस पर है, वो रिसोर्स जो है आपको रटने से आएगा। लेकिन जैसे आप वैदिक काल में एंट्री करते हैं, ये वैदिक काल का रिसोर्स हम लोग के पास है, और इस रिसोर्स पर हम लोग को क्लास में बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा ताकि उस पर दस्तक हम लोग लगा सकें। उसी तरह जब बौद्ध धर्म पर और जैन धर्म पर जाते हैं तो त्रिपिटक और त्रिरत्न, दिग् निकाय, मध्यम निकाय, सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक का पाठ उपाली ने किया था, वो फर्स्ट पहले ही बौद्ध संहिता में किया था। इस तरह का सवाल बहुत सारा बनता है। तो हमको लगता है अगर आप ऐतिहासिक स्रोत को बहुत अच्छा से पढ़ लेते हैं तो हम जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के सभी चैप्टर के दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं, और खुलवा करके पूछ सकते हैं उस दरवाजे को कि भाई आपका विश्लेषण क्या है, आपकी विशेषता क्या है, और इस तरह से हम लोग काम करेंगे। ये हम पहला एक इंट्रोडक्टरी क्लास दिए हैं। अब और हम आपको 3 क्लास देंगे, यानी बैक टू बैक दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। हम सबसे पहले पूरा ऐतिहासिक स्रोत पर काम कर लेंगे, और नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके सीक्वेंस में आपको हम देने जा रहे हैं। बने रहिएगा। हमको लगता है कि अगर हम पूरी तरह से मिजाज से आपको पढ़ा दें तो फिर आपको किसी चीज की ना ऑब्जेक्टिव रटने की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी और चीजों के पीछे भागने की आवश्यकता पड़ेगी। बस सिर्फ आपको पढ़ने का ये रहेगा कि जब भी आपको लगेगा वीडियो खोल करके, वीडियो को एक बार रिवर्स करके, वीडियो को पॉज करके आप अगर राइट डाउन करते तो बहुत अच्छा होगा। हम बस आज एक थोड़ा सा आपको अप्रोच कर दिए, हल्का सा ग्लिम्स दे दिए हैं, एक झलक दे दिए हैं। बस इस झलक को बनाए रखिएगा और मजबूती के साथ पढ़िएगा। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव खेलिएगा। ऑब्जेक्टिव कब है? जब लास्ट टाइम में जब आपका कंसेप्ट अच्छा होगा तो हम ही अकेले रैंडमली आपसे सवाल कर सकते हैं, और नहीं होगा तो एक दिन बिना किसी क्वेश्चन को लाए हुए पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास से ताकत रखते हैं कि 500 सवाल डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, और हर चैप्टर से घुस के सवाल पूछ सकते हैं। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो लाइव सेशन आपके साथ हम आ जाएंगे। लेकिन अभी पहले फिलहाल जो भी एस्पायरेंट हैं, जो भी बीपीएससी टीचर के एस्पायरेंट हैं, और जो भी अन्य परीक्षाओं के एस्पायरेंट हैं जो जीएस बेस्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले रुक करके अपना कंसेप्ट डेवलप कीजिए, और जब कंसेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा तो शायद आप बहुत बेहतर कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।